नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के जीत के जश्न की कीमत क्या हो सकती है? किसी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। क्या योगी का समर्थन करने के लिए किसी की हत्या की जा सकती है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर 25 साल के बाबर अली को उन्हीं के रिश्तेदारों ने पीट पीट कर मार डाला। बाबर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बीजेपी का समर्थक था। बाबर ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत का जश्न भी मनाया था और मिठाई भी बांटी थी। बाबर की मौत पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए। बाबर के बाद अब बात अगर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की करें तो आज मुख्तार अंसारी की लखनऊ कोर्ट में पेशी हुई। इसके लिए मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाया भी गया। इस दौरान यह आशंका जाहिर की गई कि मुख्तार के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर मुस्लिम समाज बाबर और मुख्तार पर इस तरह का बंटवारा क्यों कर रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर बाबर पर चुप्पी और मुख्तार की इतनी फिक्र क्यों है इस समाज को? मुस्लिम समाज की ये मानसिकता बड़ा सवाल है। आज हम अपने मेहमानों से इन्हीं सवालों पर बहस भी करेंगे। बाबर की हत्या के बाद उसके परिवार वालों में मातम है, वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई का भरोसा दे रही है। जलेखा सलमा किसका प्रचार कर रहे थे, किसके साथ ही कितने दिन से प्रचार कर रहे थे? दिल्ली बात से मर रहा है। जीत गए तो मिठाई साइकिल को दे चलाई साइकिल से डाला को दे डाला। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। परिजनों का कहना है कि कई बार वो एप्लीकेशन दे चुके थे स्थानीय थाने से लेकर कई अधिकारियों तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा अभी इनके परिजनों द्वारा बताया गया है। इसकी भी जांच की जाएगी और जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम का एक वर्ग असहिष्णु हो गया है, जबकि समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस घटना को मॉब लिंचिंग करार दिया है। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। राजेंद्र जी, जिस तरह की घटना कुशीनगर में हुई है, योगी सरकार की जीत की खुशी में, बीजेपी की जीत की खुशी में बाबर को मिठाई बांटने पर उसी के संबंधियों परिवारजनों ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी सर कुछ लोगों ने, क्या कहेंगे इस पर? इस प्रकार की असहिष्णुता ये बहुत चिंताजनक है। मैं देखता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर खास तौर से मुल्ला मौलवियों के द्वारा भी इस प्रकार का विश्व वमन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा की सरकारों के खिलाफ। तो उसका परिणाम इसको सोचना चाहिए। आखिर इस देश के अंदर कभी एक रास्ता निर्माण होगी कि नहीं होगी, या ये जो विभाजन है सांप्रदायिक आधार पर, इसको इसी प्रकार से बढ़ाया जाता रहेगा? तो ये राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत गंभीर घटना है ये। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसके उपाय होने चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही चिंताजनक है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, जो बाबर की घटना है उसकी बहुत चर्चा है और कहा जा रहा है कि साहब एक बीजेपी का वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, मार मार कर उनकी हत्या कर दी गई। जहाँ तक मुझे मालूमात है कोई प्रचार तो नहीं कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे वो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी आदमी को जानते तो मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग इनके यहाँ हो रहा है, पहले से हो चुका है, लिहाजा ये भी एक मॉब लिंचिंग है।
ये एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि भाई जो मुस्लिम समाज था, जब उसने बीजेपी के लिए प्रचार किया या खुशी मनाई, पहले कुछ कर रहा था तो उसमें मैं दखल दूं। आपने ये भी कहा कि भाई मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा बीजेपी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। बीजेपी मुसलमानों के साथ जो सुलूक कर रही है, जो ज्यादती कर रही है, मुसलमान तो नाराज है इस बात। आखिरी बात, योगी आदित्यनाथ ने इंक्वायरी के लिए कहा और कहा सख्त से सख्त सजा मिलेगी इस पूरे मामले में। ठीक है, सही इंक्वायरी हो और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बाबर को क्यों मारा गया? क्या ये मानसिकता गलत है? क्या ये असहिष्णुता है? एक वर्ग अगर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है तो क्या जो असहिष्णु लोग हैं समाज में उसको मार डालेंगे? एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। अपने पैनल से आपका तारुफ करा देता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रेम कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण जुड़ेंगे हमसे, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। और आलोक मेहता सर हैं हमारे साथ, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक सर, आपसे ही शुरू करता हूं। दो चीजें हैं और सिक्के के दो पहलू। पहला, बांदा से शिफ्ट किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को आधी रात में, उसको लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं, ट्वीट्स आने लगते हैं, केओस लगाया जाने लगता है कि कहीं गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में मार तो नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक नौजवान है बाबर, वो आइडियोलॉजिकल वॉर होता है, भाई सहमत है बीजेपी के साथ। वो कह रहा है साहब हम खुशी में लड्डू बांटेंगे, हम जश्न मनाएंगे। उसके अपने रिश्तेदार उसको इतना मार दर्ज हुआ है। तो ये दो मेंटालिटीज कैसे देखते हैं आप आलोक सर? देखिए रजत जी, जिस तरह से नफरत कल से लेकर के और यहाँ भी लिंचिंग की घटना पहले होती थी, तब ये कहा जाता था कि भाई देखिए ये एक ऐसे दल हैं जो सुरक्षा दल के हैं। ये जो घटना है ये राजनीतिक हत्याओं का तरह सिलसिला है और इसमें रिश्तेदार वैसे तो कहा ही जा रहा है भाई उनसे संबंध होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं। इस तरह की जो घटना है इसे अपराध माना जाना चाहिए। एक तो मेरा मानना ये है, इसको इस तरह की भावनाएं भड़काना, परिवारों को बांटना, और जैसा आपने अभी समाजवादी पार्टी के नेता से बात किया तो वो थोड़ा दबी जबान, इस तरह का कोई किसी के परिवार में भी 4 अलग अलग रोग हो सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार में 4 लोग अलग अलग थे कि नहीं, आप सब हम दुनिया जानिए, अलग चले गए, कहीं कुछ हो गया। तो कांग्रेस के तो कितने लोग बिखर चुके हैं। तो उनको हत्या का जो सिलसिला पूरब से जो बंगाल से शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि लगातार ये हिंसा का ये माहौल, इसको तुरंत, और इसके लिए ये कहे कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग है, मैं इससे भी असहमत हूँ, चाहे वो बीजेपी के नेता कह रहे हो। मेरा कहना है कि नहीं, मुस्लिम समुदाय में भाई अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, बीजेपी वहाँ मुस्लिम महिलाओं ने पहले भी वोट दिए या मुस्लिम पुरुषों ने भी दिए हैं। मैं आरिफ बेग, जनता पार्टी 77 की बात कर रहा हूँ, मुसलमान वो तब चुन करके आए थे भोपाल से। तो ये कहना कि भाई मुस्लिम समुदाय का एक नहीं, कोई भी हो सकता है। आज वही इसी तरह आपने अंसारी का कहा, भाई वो तो अपराधी हैं जेल से, यदि ये जो कारण से उसमें न्यायिक प्रक्रिया के तहत यदि आप नहीं करेंगे, पुलिस का जो पूरे प्रावधान नहीं होंगे, तो कोई भी हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकता है साहब ये कुछ कार्रवाई गलत करने वाले। ठीक है सर, एक बार गोपाल कृष्ण जी आपके पास आऊंगा, प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। प्रेम साहब, चुनाव तो खत्म हो गया, ये तो प्रेरोगेटिव है किसी भी आदमी का और अधिकार है, वो किसके लिए खुशी मनाए, किसके लिए गम मनाए राजनीतिक तौर पर, किसके लिए मिठाई बांटे। अब बाबर अगर मिठाई बांट रहा था बीजेपी की खुशी में, तो इसमें ऐतराज किस बात का है? रजत जी, आप खबर की प्रस्तावना रखते समय बता रहे थे कि बाबर का जो अपराध यही था कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। बाबर का अपराध ये था, बिल्कुल, लेकिन बाबर का अपराध ये भी था कि वो उस प्रदेश में रह रहा है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई, जहां उसके घर वाले पुलिस अधिकारी को जाकर बताते हैं कि हमारे बाबर को बचाओ, लेकिन पुलिस और अफसर उसके बचाव में सामने नहीं आती। ये घटना होती है। और बाबर ही नहीं, और भी बहुत सारे आने वाले समय में बाबर मिलेंगे जिनके लिए ये जो वातावरण है वो जिम्मेदार है। इस पूरी घटना को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मुसलमानों की ओर से असहिष्णुता। मुझे प्रेम कुमार जी, मैं थोड़ा असहमत हूं। ये लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा इश्यू, सहमत हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर, अब ब्रॉडर पिक्चर में आप अगर इसको देखिए कि साहब एक नैरेटिव था कि साहब मुस्लिम्स को आप दूर करिए, और आज बर्ग साहब को आप सुनिए, वो कह रहे थे कि भाई क्यों चले गए वहां, किसने कहा था जश्न मनाने के लिए?
तो जो नैरेटिव है वो सिर्फ बाबर तक सीमित नहीं है। माइनॉरिटी अगर बीजेपी के साथ है तो माइनॉरिटी उसके साथ खड़ी नहीं है। क्या ऐसा भी नैरेटिव बनाया जा रहा है? रजत जी, घटना की जांच अभी नहीं हुई ना कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक एक मॉब है, घटना पर आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर भी नहीं, आएंगे। क्या माइनॉरिटीज को जानबूझकर बीजेपी के खिलाफ बताया जा रहा है, इस पर भी बातचीत बोलने करेंगे। आप अपना- गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ रहेंगे और लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर ही बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। की भी इच्छा हो सकती है, वो किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकता है, जीत हार पर खुशी या गम मना सकता है, ये उसकी अपना प्रेरोगेटिव है। कोई राजनीतिक दल, कोई पत्रकार, कोई कैडर उसको रोक नहीं सकता। लेकिन ये थोड़ी स्पेशल घटना है। जहां बाबर खुशी मना रहा था, कहा साहब कम्युनल कहा भाई देखिए सेकुलर फेस आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने ही रिश्तेदारों ने पीट पीट कर जान ले ली। अग्रवाल साहब, देखिए, यह बात हमें बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी कि देश की राजनीति में कम्युनल और क्राइम और ये जो चीजें हैं ना, डिबेट, ये नरेशंस के बहुत बड़े इशू हैं। अब यह केवल क्रिमिनल एक्ट को, जब कोई क्राइम होता है तो कई लोग एक पर्टिकुलर क्राइम को तो क्राइम कहते हैं, दूसरे को एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कम्युनल एक्टिविटी कह देते हैं। इसके कारण जो पूरा इकोसिस्टम है ना, वो गड़बड़ा जाता है और ना जो क्रिमिनल एक्टिविटीज पे क्रिमिनल के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और फिर वो स्कॉट फ्री हो जाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जब वो इलेक्शन जीते तो किस तरह से उन लोगों ने वहां पे हिंसा का कार्य किया टीएमसी ने। तो ये जो पूरी स्थिति है, इस बात से जो सामने निकल के आती है कि अगर किसी ने क्रिमिनल एक्शन किया है तो जो अभी मैं समाजवादी पार्टी या जो प्रवक्ता को सुन रहा था कि भाई उस एक्शन से मुस्लिम समाज के लोगों को, कुछ लोगों को नाराजगी हुई। इसका मतलब वो जस्टिफाई कर रहे थे, जिन लोगों ने बाबर के खुशी मना, बीजेपी के जीतने पे जो खुशी मनाई, वह उससे जो नाराज हुए उन्होंने ये एक्शन किया, ये उनको उसका जिम्मेदारी बाबर के उस पर और भारतीय जनता पार्टी पे डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे काम है जिससे वो लोग नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने बाबर के साथ अपना। तो यह जो नरेशन घुमा फिरा के जो पूरे कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, वह लोगों का एक्सपोज होना। अग्रवाल साहब, लोगों ने, विपक्ष के कई लोग थे पार्लियामेंट में, बर्ग साहब से भी मेरी बात हुई, वो समाजवादी पार्टी के एमपी है, उन्होंने कहा साहब मैंने तो कहा था दूर रहिए आप बीजेपी से, आप क्यों चले गए बीजेपी का प्रचार प्रसार करने, खुशी मनाने? वो तो यहां तक कह रहे हैं। हाँ, तो वो उसी की गलती मान रहे हैं ना। यही तो असली बात है, यही एक्सपोज होना चाहिए माइंडसेट की। बर्ग साहब बाबर को ही, उसकी विक्टिम को ही इस बात का जिम्मेदार मान रहे हैं कि क्योंकि उसने उन लोगों की भावनाओं को आहत किया। अब इस तरह का जस्टिफिकेशन जब समाजवादी पार्टी के एमपी संसद के अंदर इस तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं, यह सबसे बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी तो यह है इनकी। ये जो माइंड को पॉल्यूट करते हैं, पॉइजन करते हैं और उसके बाद जस्टिफिकेशन देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का एक इकोसिस्टम कवर पहनाते हैं, यह हम बहुत चीजों में देख रहे हैं। मुख्तार की कोई चर्चा नहीं है अग्रवाल साहब। मुख्तार अंसारी पर लोग कहते हैं कि साहब देखिए रात में निकाला जा रहा है, रात में एम्बुलेंस आ रही है, बीच में गाड़ी खराब है, कहीं गाड़ी पलट ना जाए, कहीं फिर ना मार दिया जाए। तो इसका मतलब कि आप कानून प्रीएम्प्ट कर देते हैं, कानून व्यवस्था की चीजों को भी आप इस बात को कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी पलट गई तो वह आप उसको ये कहते हैं कि सरकार ने एनकाउंटर कर दी। इसका मतलब कुछ चीजों को तो आप इतना ज्यादा एज्यूम करके पूरे नरेशन को चला रहे हैं। एक नया इकोसिस्टम आप ये कह जो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कवर है ना, जो इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं, ठीक है सर, इकोसिस्टम देते हैं, यह देश का नुकसान कर रहा है। नहीं तो क्रिमिनल अंसारी के सिंपैथी क्यों है? बाबर क्यों के है साथ सिंपैथी, नहीं है, बताइए लेकिन आप। अंसारी के साथ है। ठीक है, अंसारी के साथ सिंपैथी है, बाबर के साथ नहीं है। हाँ, बाबर के साथ सिंपैथी नहीं है। बाबर से तो कहा जा रहा है कि साहब आपने बीजेपी का प्रचार प्रसार क्यों किया, लड्डू क्यों बांटे। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी भी है, फॉर्मर डीजीपी है यूपी पुलिस के। बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी आपका भी। लक्ष्मी जी, दो चीजें एक साथ हैं, क्योंकि आपने इतने समय तक महकमे को सर्व किया है। अपराधी तो अपराधी होता है। अब आप बाबर को लीजिए जिसको उसके ही घर वालों ने मार दिया,
दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी, जिनको शिफ्ट किया जा रहा है तो इतना बवाल मच रहा है उत्तर प्रदेश में कि कहीं मार ना दिया जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं दिखा ना दे कि भाग रहे हैं, गोली मारनी पड़ी। पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। तो ये जो नैरेटिव है ये कैसे चलता है? देखिए, ये नैरेटिव हमारे देश में स्यूडो इंटेलेक्चुअलिज्म से शुरू होता है और सेकुलरिज्म की नई परिभाषा पे खत्म हो जाता है। सेकुलरिज्म शब्द डिक्शनरी में जो लिखा है उसकी मीनिंग कुछ और है, और हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है एंटी हिंदू। इसका सीधा मतलब इतना ही है, जहां तक क्राइम है उसको क्राइम तक ही रहने देना चाहिए। किसी नैरेटिव की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में कोई नैरेटिव काम नहीं आता है, कोर्ट में सिर्फ एविडेंस काम आता है। तो नैरेटिव तो सिर्फ डिबेट के लिए ठीक लगता है, ठीक हो सकता है, या अपनी कम्युनिटी को समझाने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन क्राइम के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो लक्ष्मी जी एक सवाल और आपसे, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने ये सवाल उठाया था। उन्होंने दोषी माना, कहा साहब जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, सीधा सीधा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठाया। हालांकि जो रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर एक वोट बीजेपी को ठीक ठाक मिला है। लोगों ने माना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी थी पिछली सरकार की तुलना में, इसलिए वो वोट मिला है। लेकिन प्रेम कुमार जी ने बड़ा स्पेसिफिक बोला कि साहब ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। नहीं, देखिए ऐसा है कि एवरी क्राइम इज नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर इशू। A group of crime can become a law and order issue. Law and order issue में हमेशा पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, और एक सिंगल व्यक्ति की हत्या हो जाना या कोई और घटना कर देना वो एक क्राइम है। उसको लॉ एंड ऑर्डर की श्रेणी में रखना बहुत उचित नहीं होगा मेरी नजर में। अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रेम कुमार जी, ये घटना लॉ एंड ऑर्डर की नहीं होगी, लक्ष्मी जी का कहना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है रजत जी की घटना पूरी तरह से हमारे सामने लाई क्या गई है, क्या वास्तव में घटना लाई गई है, बताई गई है। इसे कहा गया कि मिठाई बांटा गया इसीलिए मार दिया गया। अब इस बात को कौन प्रूव करेगा? जब भाई बीजेपी जीतती है 10 मार्च को, 21 मार्च की घटना है, और मिठाई कब बांट, क्या घटना के वक्त तो मिठाई बांट रहा था, ये घटना भी सामने नहीं आएगी। परिजनों की बाइट है, सुन लीजिए और बोलने दीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट करना जरूरी है। अब परिजन कह रहे कि हमने पुलिस को बताया, अधिकारियों को बताया कि बाबर को बचाओ, बार बार गए, लेकिन वो बचाने नहीं आए। ये बात भी सामने आनी चाहिए। और सब कुछ के बावजूद ये घटना घटी, 4 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 की गिरफ्तारी भी हुई है, 2 फरार हैं। तो ये 4 लोग नहीं, प्रेम कुमार जी ये देखिए, ठीक है, डिबेटेबल आप जो तर्क की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कोर्ट में ये सारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, और मैं कहूंगा एक बार गोपाल जी को भी स्क्रीन पे रखिएगा। लेकिन एक बार आप ये कहते प्रेम कुमार जी कि हाँ ये घटना गलत हुई है। अगर एक मुसलमान बीजेपी जिंदाबाद कह रहा है, योगी जिंदाबाद कह रहा है, तो उसको भी हक है कहने का। आपने एक बार भी ये बात नहीं कही। आप देखिए नैरेटिव कैसे सेट होता है, जब आप किसी एक गलत घटना के लिए तर्क और वितर्क करिए। आप कह दिए साहब ये तो घटना गलत है, क्यों नहीं कर सकता है वो बीजेपी जिंदाबाद, उसका हक है। संविधान उसको ये ताकत देता है कि जिस पार्टी जिस लीडर की वो जिंदाबाद करना चाहे कर सकता है। आप कैसे रोक लेंगे उसको? रजत जी, ये डिबेट इसलिए तो नहीं हो रही ना कि हत्या की निंदा की जाए। हत्या की तो सब लोग निंदा कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। मैं हत्या की निंदा दूसरी चीज है। देखिए प्रेम कुमार जी, हत्या की निंदा दूसरी चीज है। मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूं, जो माइंडसेट बना है कि साहब माइनॉरिटी का आदमी वहां गया, उसने जिंदाबाद कही, तो कहा साहब माइनॉरिटी का आदमी का मार दीजिए इसको, ये बीजेपी जिंदाबाद कह रहा है। अग्रवाल साहब, ये भी मॉब लिंचिंग है। देखिए सर, ये मॉब लिंचिंग है, इंटेलेक्चुअल मॉब लिंचिंग है कि आपके विरोध मैं बात रखता हूँ, आप उसके ऊपर बोलने लगते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये भी मॉब लिंचिंग है। देखिए इस सरकार ने ये अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इंटेलेक्चुअल जो है प्रोटेक्शन मिलता है, ये भी कहा, लेकिन ये भी एक तरफा है। आप देखिए गवर्नमेंटल मिनिस्टेरियल प्रोटेक्शन भी मिलता है। जब गद्दारों को गोली मारो बोला जाता है, और गद्दार कौन तय करेगा? वो जो गोली मारेगा। और ये मिनिस्टेरियल जो प्रोपेगेंडा है, प्रोटेक्शन है उग्रवादियों को, ये भी कुल्लम कुल्ला है। ये कौन बोलेगा? ये भी बोलना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब अग्रवाल साहब आपको देना पड़ेगा कि ये मामला आखिर क्या है और लोगों का क्या माइंडसेट अभी तक बदला नहीं है। आप सब हमारे साथ रहिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं। एक नजर इस वक्त की सुर्खी।
सीधे फटाफट अपने पैनल पर चलते हैं। अग्रवाल साहब, आपने सुना प्रेम कुमार जी को, और मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं प्रेम कुमार जी का, मैं उनसे कई चीजों पर बहुत सहमत रहता हूं, लेकिन आज मुझको लगता है कि ये जो डिबेट है वो इस बारे में नहीं होनी चाहिए कि ये क्राइम कैसे हुआ। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, एक इशू है स्टेट का, उस पर काम करेंगे, वो एक प्रश्न चिन्ह है, उसको अलग हटा दीजिए, छोटा प्रश्न चिन्ह है इस घटना पे। ये घटना माइंडसेट की घटना है जिस पर हमको काम करना हो, सोसाइटी को काम करना हो, और जिम्मेदारी किसकी है? आप 4 लोगों की जिम्मेदारी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको ही वैसी बात करनी होगी कि ये माइंडसेट बदले। जीत हार, नेता मुख्यमंत्री कोई बन जाए, माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्रवाल साहब, देखिए, माइंडसेट तब बदलते हैं समाज के जब सच को सच कहा जाए, और आप इस फर्क को एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि कौन पार्टीज और कौन वर्ग वायलेंस को अपना मीन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव गोल अचीव करने के लिए मानता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया, टीएमसी किस तरह से टीएमसी जीती थी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद किस तरह की उन्होंने वायलेंस अनलीश की। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जीती, उस समय क्या किस तरह से ट्रांसफर पावर और शपथ ग्रहण और विजय उत्सव हुए। तो यह चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि क्रिमिनल एक्ट को हम धर्म के नजर से केवल नहीं देख सकते। क्राइम जैसे जो अभी जो बसपा के जो सांसद है, उन्होंने जिस तरह संसद में बोला, जब आप उस तरह का इंटेलेक्चुअल कवर देते हो तो वो जो देता है, अभी प्रेम कुमार जी भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के किसी मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट पहले आया था। उस वक्त आप हमें कटघरे में खड़ा करिए, हमसे बात करिए, लेकिन आज जब ये बाबर की घटना पे चर्चा हो रही है, तब जो संसद में जो ये समाजवादी पार्टी के एमपी जिस तरह की बात कर रहे हैं, कम्युनल कवर दे रहे हैं उसको, उस समय आप ये कह रहे हो कि इसलिए आपने कहा। तो यह जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, वह इस नैरेटिव को खड़ा करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी सच्चाई को हमें सामने लाना बहुत जरूरी है। ट्रू सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स के नाम पे जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, और क्राइम को उससे अलग रखना। हाँ, क्राइम से अलग। मैं तो कह रहा हूं ये साधारण चीज नहीं है, ये माइंडसेट और इकोसिस्टम ने जो फैलाया है, जो पुश किया है, ये उसका नतीजा है कि बाबर नहीं है आज। और इसको आज हमें उसी पे चर्चा अगर करनी है, इस घटना को की निंदा करके इस पे क्रिमिनल एक्शन लेना है, जो सजा मिलनी है उनको मिलनी है, लेकिन इसको जो इंटेलेक्चुअल कवर देने वाले उनको पहले एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, आलोक उनको उनका सपोर्ट खत्म होगा तो ये लोग ठीक है अग्रवाल साहब, आ रहा हूं एक बार आलोक सर के पास। देखिए रजत जी, जिस तरह से ये घटनाएं हैं, मुझे खतरा इस बात का लगता है कि इसकी और जगह पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि ये एक उग्र पूरा माहौल बना दिया गया है, खास करके डिवाइड करने का सोसाइटी में। और इसलिए मेरा मानना है कि बीजेपी या उनके समर्थक दलों को भी इस बात को पूरा बार बार ध्यान देना होगा कि हाँ, मुस्लिम ये समुदाय की बात नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो अपराधी इस तरह का काम करते हैं, उन पार्टियों के समर्थक बन करके, चाहे वो अंसारी के समर्थक हों या किसी के समर्थक हों, और इसलिए परिवार भी बेसिकली कह रहा हूँ, रिश्तेदारों को यूज किया जाता है। अब जैसे आप जहर दिया जाता है ना, लोग जो आप इंटेलेक्चुअल कवर की बात करिए ना, ये जो इंटेलेक्चुअल कवर देते, क्राइम जिसने किया वो तो सजा मिलेगी, वो थोड़ी बच के चला जाएगा। हाँ गोपाल जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा। मेरा ये कहना है कि इस तरह की नफरत, चाहे वो कश्मीर से लेकर के और यूपी तक कहीं पर भी जिस तरह की बातें की जाती हैं, यही गड़बड़ है। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो किया जा रहा है, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि बीजेपी का समर्थक, यदि मुस्लिम महिलाएं आई है, आज उनको देखिए ना, कर्नाटक में भी शुरू किया गया, मुस्लिम यदि लड़कियां जो नहीं चाहती थी, जो बिल्कुल शुद्ध रूप से काम करना चाहती हैं, उनके लिए खिजाब कहा गया। अब कह देंगे बीजेपी का समर्थक लड्डू बांटा। अरे भाई, कोई भी जिसको संतुष्ट हो रहा है उसको फायदा है। कल वो समाजवादी के लिए यदि कोई बांट रहा है तो उसके खिलाफ कोई करने लगा, भाई तुमने क्यों किया, क्योंकि तुमने हमारे आदमी को मारा था। ये जो बिल्कुल युद्ध की तरह से राजनीतिक दलों का जो शुरू करने की बात है, इसलिए सही है वो आरोप जो लगाया गया है। मैं नहीं कह रहा कोई समाजवादी पार्टी का आदमी हो, लेकिन जो पार्टियां भी उनको नियंत्रित रखें, वो बंगाल न बनने दें। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं जहां समाज पहले से बहुत जुड़ा हुआ है। यूपी में एक दूसरे की कोरोना पीरियड में समुदायों ने मदद की है पार्टी से हट करके, और उस समय यदि कोई सहायता कर रहा है तो, लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं।
ये हत्या एक तरह से खतरे की सबसे बड़ी घंटी है जिसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, एक बार वापस चलते हैं प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, ये इंस्टेंस काफी कुछ दर्शाता भी है। ये वो पॉलिटिकल पार्टीज जो नोटिफाई करना चाहती थी अपने वोटर को कि साहब ये हमारा वोट बैंक है, ये हमारा वोट बैंक है, ये हमारा वोट बैंक है, उनको भी डर लगने लगा। अब हुआ क्या, जो मैं समझता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सही कर दीजिएगा। एक वर्ग ऐसा था, और मैं खुल के कहता हूं माइनॉरिटीज का था, जिनको लाभ मिला सरकार से, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर्स का हो, चाहे वो मकान बनाने के लिए पैसे का हो, चाहे वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का हो। ऐसे में कई लोगों से मिला उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा साहब हम तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार नहीं मान रहा है। हमने कहा क्यों नहीं मान रहा है, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा साहब देखिए हमको ये जो फैसिलिटीज मिली है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, इसलिए हो सकता है मैं वोट ना करूं लेकिन मेरी फैमिली वोट कर देगी। तो ये माइंडसेट बदला। तो क्या वो जो वोट बैंक खिसक रहा था, जो पॉलिटिकल पार्टीज उस वोट बैंक पर नजर रखती थी और मानती थी ये मेरा वोट बैंक, क्या ये जो सप्रेशन है वो सप्रेशन अब बाहर आ रहा है? प्रेम जी, देखिए रजत जी, वोट बैंक तो हमेशा कभी भी किसी का स्थायी रूप से न था, न है और न रहेगा। वोट बैंक हमेशा खिसकते रहते, लेकिन जो प्रतिक्रिया अभी आ रही है वो वोट बैंक खिसकने वाली प्रतिक्रिया मात्र नहीं। आपने माइंडसेट की बात की, यहाँ सारे पैनलिस्ट ने ये बात कही, इंटेलेक्चुअल कवर की बात आई। आलोक मेहता सर ने भी जो कहा कि ऐसा माहौल बना दिया गया है, लेकिन वो खुलकर क्यों नहीं बोलना चाहते आलोक मेहता सर या तमाम देश के पत्रकार जो न्यूट्रल हैं, वो क्यों नहीं बोलना चाहते? वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है? पैसिव वॉइस में बात क्यों कर रहे? क्या इस देश में जो माहौल बना है एक दिन में बना है? और वो अग्रवाल साहब बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल कवर की बात कि अभी हम जो बोल रहा है, प्रेम कुमार जो बात बोल रहे हैं उससे सपोर्ट मिल रहा है क्राइम करने वालों को, ये बात वो कह रहे। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता कि मेरे बोलने से वैसे लोगों को सपोर्ट मिले, पर मैं कहता हूं देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, डबल इंजन की सरकार, और इन सरकारों ने कभी भी, जब जय श्री राम बोलकर मॉब लिंचिंग हुई, कभी निंदा नहीं की इन्होंने। जब गद्दारों को गोली मारो बोल के कानून हाथ में लेने की बात की, नहीं की निंदा इन्होंने। जब कपिल मिश्रा ने वो नारे लगाए और दिल्ली का दंगा भड़का, प्रोटेक्शन लेकर आ गए, उस समय तो आप चुप रहे थे, और इस समय आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बात साफ होनी चाहिए दर्शकों के सामने। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, इसको बिल्कुल, एक मिनट आलोक सर, इसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, बिल्कुल साफ। आपने बिल्कुल एक आरोप लगाया गंभीर। अग्रवाल साहब, 3 बड़े आरोप, दिल्ली दंगा, जय श्री राम के बाद मॉब लिंचिंग का, उस समय आप कहां थे? उस समय आप शांत थे। और इनडायरेक्टली उन्होंने आरोप लगाया है कि आज जो ये माहौल बना है वो माहौल आप लोगों ने ही बनाया है। अग्रवाल जी, देखिए पहली बात मैं ये कह दूं, जब भी ये जो गौ हत्या और इसके ऊपर जब भी मॉब लिंचिंग वगैरह की बातें आई, तो प्रधानमंत्री खुद ने इस बात को कहा है, फ्रिंज एलिमेंट क्राइम करते हैं, पॉलिटिकल कवर हमने उनको कभी दिया हो तो वह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो गौ हत्या और ये जो लिंचिंग करते हैं वह लोग डिसिस्ट करें, उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेने को उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। मैं बिल्कुल स्पोक्स पर्सन की तरह से आपके सामने ये कह रहा हूं, आप इसको स्पष्ट रूप से चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आज आप ये देखिए ना, आप कितने लोग खड़े हो रहे हैं पश्चिम बंगाल की हिंसा पे, किस तरह का जघन्य अपराध वहां पे बीरभूम में हुआ है, कितने इंटेलेक्चुअल लोगों ने उसके, और जो इकोसिस्टम है, जो लेफ्ट लिबरल अपने आप को पूरे कहते हैं, वो कितने लोग उसके बारे में खड़े हुए हैं कि भाई ये गलत है। जिस तरह से कश्मीरी पंडित के ऊपर जो अपराध हो रहा है, जो उसको उजागर किया जा रहा है, उसके ऊपर भी कोई फिल्म की बात नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई फिल्म का प्रमोशन है क्या? ये एक कॉज है, इशू है वहां पे, इस तरह की चीजें। तो जो लोग, हिंदुओं में भी जो फ्रिंज एलिमेंट है जो इस चीज को कलर करते हैं, वह भी उतने ही बड़े अपराधी हैं, और उनको भी अपराध की सजा, तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, ये तो हमारा क्रिमिनल एक्ट बिल्कुल क्लियर है, और आईपीसी और ये सब बहुत हमारे यहाँ पे मजबूत है, जुडिशरी भी, कि उनको तो सजा मिलेगी।
लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल कवर वाले हैं, ये पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन लेके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। इसको जब तक हम क्राइम की एक्टिविटीज को इसी तरह से नहीं करेंगे तो फिर वो उसका यह जो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये जो डिबेट है, फॉल्स बात है। आप कह रहे हो कि क्या हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर? पूरी तरह से 1-1.5 साल तक एक वर्ग जिस तरह से कर रहे थे वो आंदोलन, क्या सरकार ने किसी भी तरह से, हमारी सरकार ने उनके उस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ कहा क्या? ठीक है अग्रवाल साहब। प्रेम कुमार जी, एक छोटा सा जवाब आपसे। देखिए, कवर अप का आरोप है, और ये आरोप इसलिए कि साहब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सो कॉल्ड दिल्ली में, वो कवर अप कर देते हैं। कहा साहब बंगाल में जितनी बड़ी हिंसा हो जाए, कहे भाई आपस में प्रतिस्पर्धा थी, हो गया। मुख्तार अंसारी को लेकर कंसर्न है, सबकी कंसर्न, लेकिन बाबर को लेकर कंसर्न नहीं। प्रेम कुमार जी, कवर अप और जस्टिफाई कर रहे हैं। रजत जी, ये कोई इंटेलेक्चुअल देश का बंगाल की हिंसा का न तो समर्थन कर रहा है और ना उसको उसका बचाव। अरे आप स्टेटमेंट देख लो ना प्रेम जी, कहाँ कितने स्टेटमेंट आए, कितने इंटेलेक्चुअल ने साइन करके कहा। दूसरा पहलू ये भी है कि उसने ठीक है, आपको एक मिनट रुकूंगा। इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कुशीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। बाबर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। रामकोला थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह लाइन हाजिर हुए हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी में देरी करी थी। ठीक है, ये पहली कार्रवाई हुई और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहब सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करी जाएगी। प्रेम कुमार जी, क्या एक इकोसिस्टम ऐसा काम करता है जो पिक एंड चूज करता है कौन सा मुद्दा सूट करता है, कौन सा मुद्दा अगर छुएंगे तो वोट बैंक की राजनीति खराब हो जाएगी, बीजेपी का नुकसान हो, उन इश्यूज को ले लो। क्या ये एक सिस्टम चल रहा है जो कह रहे हैं अग्रवाल साहब? इकोसिस्टम की बात रजत जी मैं भी कर रहा हूं। मैं हालांकि मॉब लिंचिंग का आंकड़ा आना बंद हो गया है ऑफिशियली, लेकिन 2010 से 17 के बीच 28 मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। 24 एक ही समुदाय के मारे गए, और या जो बचे वो दलित थे, यही लोग मारे गए। लेकिन उन घटनाओं को लेकर के जो तटस्थता होनी चाहिए, जो सरकारी निष्पक्षता होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए, नहीं हुई, उनको होने दिया गया। और आज वैसी ही घटना, आज मुसलमान को मार रहा है, और आपके उसी माइंडसेट का दूसरा रिफ्लेक्शन है, वो हो रहा है। लेकिन उस समय के माइंडसेट में जब पूरी सरकार हम लोग बैठे रहे, तो आज वाली जो घटना है उसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। ये मैं कह रहा हूं, आज जो घटना इस माइंडसेट की बात कर रही है, ये गलत है। और लेकिन पहले से जो उसी माइंडसेट के साथ जो हत्याएं हो रही थी और जो पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा था, कोई राजनीतिक रूप से कोई नैरेटिव नहीं करने की कहा गया। कोई भी नेता, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि ये मॉब लिंचिंग बंद करो, ये राम के जय श्री राम के नारे पर आलोक सर कुछ कह रहे हैं। आलोक सर, ये प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कहा नहीं। अभी अग्रवाल साहब थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि पीएम ने कहा है। आलोक सर, देखिए, मैं खैर इस पे भी तो मैं कह ही रहा हूँ कि वीडियो देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन वो पार्टी डिफेंड करे, गोपाल जी भी कर देंगे। वो मैंने वीडियो देखे हैं। प्रेम कुमार जी, हो सकता है आपने, हम कई बार मिस कर जाते हैं। मैं दूसरी बात इनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी को, भाई ताज़ा अभी कहीं वीडियो नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। दिग्विजय सिंह जी उसी तरह के नारे लगा रहे थे जो ओवैसी साहब लगा रहे हैं और जो जेएनयू के सामने लगा रहे थे कि चाहिए आज़ादी, महिलाओं को इकट्ठा करके हिजाब के समर्थन में। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जब मुस्लिम समुदाय को लेकर के उसी तरह के भड़काऊ वक्तव्य देंगे, पटना में, लखनऊ में, भोपाल में दंगों के समय में बाकायदा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक पार्टी थी, जो भी इस तरह की पार्टियां थी, वो बाकायदा मुस्लिम समुदाय के लिए हम तुम्हारे सुरक्षा के लिए दंगा होगा, 2 आदमी मरेंगे, यहां तक संपादक के नाते मुझे बताकर कांग्रेस के लोग जाके बताते थे। क्या बात कर रहे हैं? ये आज की बात नहीं है, ये बाकायदा राजनीतिक, अब उसको विकराल रूप ले रहा है। चाहे वो किसी ने किया हो, मुस्लिम को वोट बैंक किसने माना? यदि बीजेपी कहती है कि वो हमें वोट नहीं देती, लेकिन बीजेपी अब तो कह रही है हमको देती है, हमको तो अहमदाबाद में दिया, हमको लखनऊ में दिया, हमें वहां दे रही है, हमें बांदा में दे रही है। लेकिन आप लोग सब जिम्मेदार इसलिए हैं कि तब आपने कौन से क्रिमिनल लोगों पर कार्रवाई की, कितने लोगों पर आपने बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या तत्काल कुछ किया था? आलोक सर, क्या ये जो सोसाइटी है, क्या उसको बांटने की इस कदर कोशिश कर दी गई है कि आदमी जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी खुद सोच कर नहीं लगा पाएगा? बिल्कुल, ये इस तरह से कह देगा भाई, यदि मैं जाकर के कहूं परिवारों में, आप हम हिंदुओं को भी भड़का देंगे, आप
आप कहेंगे यदि तुमने ये बोला तो तुम्हारा वो कर दिया जाएगा। इतनी नफरत की भाषा जो है वो कांग्रेस के लोग जो लगा करके हमारे पास तक भेजते हैं, तो अंदाज लगाइए क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार लक्ष्मी नारायण जी को लाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत अभी आपने देखा एक ब्रेकिंग खबर आई और जो कंसर्न पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाएगी, लेकिन एसओपीस क्या होता है साहब? क्योंकि हम तो ये जो लिंचिंग की घटनाएं हैं लगातार हम इसको पढ़ते हैं और कोई ना कोई इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव सेट ही हो जाता है। पुलिस ऐसा क्या करे? मान लीजिए साहब शपथ चल रही है, चुनाव चल रहा है, उस समय तो फ्लैग मार्च होता है, बहुत अलर्ट रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस क्या कर सकती है? भाई आप मान लीजिए एक जगह गश्त कर रहे हैं, आप गश्त से निकल गए, इसके लिए कोई मैकेनिज्म पुलिस के पास? ऐसा है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हाँ, इसके अंतर्गत दो पहलुओं पे विचार करना पड़ेगा, एक पुलिस एक्शन और एक कोर्ट एक्शन। पुलिस एक्शन भी प्रॉम्प्टली होना चाहिए ऐसे प्रकरणों पे, और यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि अब ये केस जैसे ही कोर्ट में जाएगा, जमानत हो जाएगी, 18 साल केस चलेगा, तो जो फेरोसिटी ऑफ जस्टिस होना चाहिए कि हाँ जस्टिस हुआ, वो तो मामला ही खत्म हो जाता है। और इसीलिए ये कानून का जो डर है ये खत्म हो गया है, ओनली बिकॉज ऑफ जुडिशियल डिले। इस पहलू पे कोई बात नहीं करना चाहता, अब मैं नहीं जानता क्यों नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश की 3/4 समस्याओं की जड़ में जुडिशियल डिले। इसको यदि ठीक कर दिया जाए, ठीक है, तो ये एक समस्या खत्म। ठीक है सर, ये मैं मानता हूं, आपने जो बात कही मैं सहमत हूं, लेकिन ये एक अनदर इशू है जिसको हम किसी और दिन भी डिबेट कर सकते हैं। मैं इस चीज को अलग करना चाहता हूं। जुडिशियल का मामला अपना है, ठीक है, देरी है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल एक समाधान निकलेगा, लेकिन ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं इसके लिए पुलिस क्या कर सकती है कि आने वाले दिनों में ये घटनाएं ना हो? घटना ना हो पे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि घटना हो जाएगी, उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन हो सकता है। पहले से पता चल जाए तो प्रिवेंटिव एक्शंस थोड़े से किए जा सकते हैं। ठीक है, वापस आता हूं। प्रेम कुमार जी, जो बातें आपने कही, कहा साहब एक माहौल बनाया गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये माहौल किसने बनाया है? किसकी गलती से ये सब हो रहा है? और ये लगातार हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। आप देखिए, कश्मीर फाइल्स एक माहौल, नैरेटिव, उसके बाद कर्नाटक हिजाब एक माहौल, एक नैरेटिव, उसके बाद 3 तलाक एक माहौल, एक नैरेटिव, 370-35 से एक माहौल, एक नैरेटिव। हर पार्टी का अपना एक नैरेटिव है। अब उसमें बीच में जनता और कास्ट सिस्टम और रिलीजन के आधार पर देश बढ़ता है। देखिए रजत जी, एक टेंडेंसी बन गई है कि सब चीज के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, सब चीज के लिए अल्पसंख्यक जिम्मेदार है। अरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, नफरत की भाषा सीधे 80-20 बोलने वाले लोग, गर्मी शांत करने की बात करने वाले लोग, वो लोग दूध के धुले हुए। उन्होंने तो कोई माइंडसेट ही नहीं बनाया। लगातार मैंने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रही कि कोई एक्शन नहीं हुआ, पॉलिटिकली नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं हुई कि ये गलत है, बल्कि ये होने दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, तो इन चीजों को पर वोट बनाने और राज करने के लिए जो पॉलिटिक्स की गई, पूरे धर्म को राजनीति का हिस्सा बना दिया गया। जय श्री राम आज विधानसभा और लोकसभा के भीतर में गूंज रहे हैं। क्या ये नारे, ये धार्मिक नारे क्या विधानसभा और लोकसभा में गूंजने लायक होते हैं? लेकिन यही नारा आप कल्पना कीजिए, अगर सदन में वाहे गुरु अल्लाह अकबर गूंजे, तो क्या इसीलिए लोकतंत्र का मंदिर बना है? क्या लोकतंत्र में हम इन चीजों को अलग रह करके राजनीति नहीं कर सकते? राजनीति में जो ये धर्म का खुल्लम खुल्ला घालमेल हुआ है, वो लोग जिम्मेदार हैं। और ये बात बोलने से हिचकते हैं लोग जो अपने आप को तटस्थ बोलते हैं। ये तटस्थता किसी काम की नहीं है। अगर सच आलोक सर, क्लोजिंग कमेंट, ये जो नैरेटिव सेट हुआ है, ये दूर कैसे होगा? क्योंकि ये तो एक पोल्यूटेंट है जो सोसाइटी को धीरे धीरे कैंसर की तरह खा रहा है। देखिए रजत जी, ऐसे आदर्शवादी बातें, हम चूंकि गांधी जी का सब नाम लेते हैं, मैं एक बार फिर से ये कहूं, जैसे मैंने कहा ना, पहले भी कई लोग उसके लिए जिम्मेदार रहे। दरवाजे, जैसे मैंने कहा ना कि दरवाजे किसने खोले थे, उसके बाद क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं खाली आपने समाधान कहा। ऐसे कई मौके आते थे जब थोड़ा ज्यादा तनाव हो, जैसे बंगाल का भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश में भी उतनी कोई स्थिति, अभी कभी चुनाव हुए हैं, एक घटना आई है
क्या ऐसे मौके पर सब पार्टियां एक स्वर से बोल करके उस पर क्यों नहीं कर सकती, जो पहले हमने देखा है। पांचों लोग वक्त की कमी है, आप यही प्रोग्राम, आप तमाम मेहमान आए, वक्त निकाला आपने और एक अहम मुद्दे पर आपने हमसे बात करी, विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में हमने समझने की कोशिश करी कि एक बड़ा तबका फिक्रमंद है कि मुख्तार को कब, कैसे, कहां लाया जा रहा है, गाड़ी खराब तो नहीं हुई, गाड़ी पलट तो नहीं गई, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो बाबर की हत्या पर चुप है। उसी चुप्पी को तोड़ने की आज हमने कोशिश करी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए।